नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप लोगों का जो चैनल है रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी का जो आप लोग का एग्ज़ाम 2026 में स्टार्ट हुआ है और जिनका पेपर आगामी दिनों में जो है 11 से लेके और 21 अगस्त के बीच होने जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि जिस तरीके से जो नया पैटर्न बदला हुआ है जो अभी नए पैटर्न पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल में, और 2-3 दिनों से जो पैटर्न आपका बिल्कुल चेंज हो चुका है, जो कि खास करके आज और भी चेंज हो चुके हैं। तो आगामी दिनों में बिल्कुल आपको इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो क्योंकि चेंज कर दिया गया है पैटर्न में। तो मैं कहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, आप इसको फॉलो कर लो, नहीं तो एग्जाम हॉल में बहुत पछताना पड़ेगा। तो चलिएगा, जिस तरीके से अब नए पैटर्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम उसके आधार पे जो है प्रश्नों को यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ। और मुझे लगता है कि अगर आप क्लास को अंत तक देख लेते हो तो 100% आपको बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम हॉल में, और आप पहले से बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हो। तो चलिएगा, फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं। जितने भी मेरे दोस्त हैं, हम उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं किसी भी दिन आपका एग्जाम हो, 10, 11, 12, 13 या आपका 21 के बीच में किसी भी दिन आपका एग्जाम है, तो आप बिल्कुल जो हमारे रीजनिंग सीखो जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। इसके फायदे आप लोगों को जो है एग्जाम हॉल में निकलने के बाद से आपको दिखाई देगा, ठीक है। जब आप एग्जाम में बेहतर करके आओगे तो एक बार क्लास को शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डेली हम करा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है कह रहा है कि यदि इसका जो है अनुपात समानुपात वाला प्रश्न है, इसमें x का जो है वैल्यू हमें निकालना है। ये जो है हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और होते बहुत इजी हैं। अगर आपको चतुर्थ अनुपाती वाला फॉर्मूला पता है तो सेम टू सेम वही पैटर्न पे इसको तो बनाना है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो ऐसे प्रश्न को चुटकियों में उड़ा दोगे। जैसे पहले का जो है संबंध अंत वाला से होता है, किस तरीके का संबंध होता है, तो गुणा वाला। और जो बीच वाला है, इनका भी आपस में गुणा का संबंध होता है। मतलब x का गुणा 5 से होगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर, इधर जो अंत में लिखा गया है 0.75 का गुणा हो जाएगा 8 में, तो ये होगा 8 गुणे 0.75। बात आपको क्लियर समझ में आ गया? अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को हटाते हैं तो ये दशमलव के बाद इधर 2 अंक है तो बट्टे में हो जाता है 100। ये तो आपको पता होगा दशमलव हटाना, ये तो बिल्कुल सिंपल नॉर्मल जो है आपको पता होगा। अब अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये 4 के पहाड़ में कट जाएगा, 4 दूना का 8, मतलब 5x बराबर हम कह सकते हैं ये 3 दूना का 6 हो गया। तो अगर हम x का वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 6/5। 6/5 का मतलब क्या होता है, आप सिंपल तरीके से भाग दे दो 6 में 5 से, तो 5 1 में 5 हो जाएगा, बचेगा 1, तो 5 दूना का 10। मुझे लगता है कि आपको जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं, बिल्कुल आपका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वाला आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि यह जो है 10% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं और ये जो है देखिए, ये जनसंख्या बढ़ती हुई और घटती हुई मिला के जो है प्रश्न आपसे पूछ रहा है। किसी शिफ्ट में बढ़ा दे रहा है, किसी शिफ्ट में 2 वर्ष पहले का जनसंख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो पैटर्न सेम लगेगा, अगर बढ़ रहा है तो आपको बढ़ाना है, घट रहा है तो आपको क्या कर देना है, घटाना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास है 10,000 किसी जो है कस्बे की जनसंख्या है और कह रहा है कि हर साल 10% की बढ़ोतरी होती है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई साहब बढ़ने का मतलब क्या हुआ, तो मैंने बताया कि अगर मेरे गांव में 100 लोग हैं इस बार, तो अगला जो साल आएगा उसमें हम लोग 10% बढ़ेंगे, अर्थात 110 लोग हो जाएंगे। इसका मतलब यही हुआ। फिर अगर अगले साल चलेंगे तो फिर अगले साल हम मान लेते हैं कि 100 लोग हमारे गांव में हैं, तो फिर 10 लोग बढ़ जाएंगे, अर्थात 110 लोग हो जाएंगे। ऐसा मैंने क्यों 2 बार किया, क्योंकि 2 साल के बाद हमसे जनसंख्या पूछा गया, इसलिए मैंने 2 बार निकाल दिया है। अब ये 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 11 में 11 से गुना कर दो, 121 पे डबल जीरो लगा दो, 12,000
100 जो है यहाँ पे लोग हो जाएंगे 2 वर्षों के बाद। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिएगा, ये प्रश्न बोला गया है, रीजनिंग का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और श्रृंखला के अगले पद आपको बताने हैं। यहाँ पे क्या आने वाला है, देखिए आप मेरे साथ हर एक प्रश्न को पेपर के तौर पे देखिए, जैसा पेपर आपको बन रहा है एग्जाम हॉल में, मैंने वैसा पेपर बना रखा है और आप कोशिश करोगे तो हर एक प्रश्न आपको एक मौका है कि आप यहाँ पे सॉल्व करो। तो मेरे साथ, मेरे से पहले खुद खुद को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने देखा 10 से जो है 18 हुआ, हम कह सकते हैं 8 जोड़ दिया है। 18 से 34 हुआ, मैं कह सकता हूँ कि 16 जोड़ दिया है। 34 से 66 हुआ, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कितना 32 जोड़ दिया है। इसके आगे 130 लिखा है, मैं कह सकता हूँ 64 जोड़ दिया है। तो इसके आगे कितना जोड़ना पड़ेगा भाई साहब, हमने देखा कि यहाँ पे 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, मतलब हर बार क्या किया है 2 से गुणा कर दिया है। तो 64 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 64 दूना कितना होता है 128। बात आपको क्लियर समझ में आ रहा है, 128। और 128 जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। 258 जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है, ये जितने भी मेरे दोस्त हैं जो ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथे के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। कह रहा है कि एक पंक्ति में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से जो है 26वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए रीजनिंग में नए पैटर्न में ये जो है आपको ऐड कर लिया गया है, ठीक है। ये ऐड हो गया है कि पंक्ति में जो है लोगों की संख्या किधर दाएं बाएं कर रहा है। तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखोगे तो ये प्रश्न गलती नहीं करोगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिएगा हम समझ लेते हैं इजी तरीके से। यहाँ पे जैसे मैंने देखा यहाँ पे इसने कहा कि एक पंक्ति में सोहन का स्थान जो है 7वां है, सोहन का स्थान 7वां है, ठीक है। ऊपर से, तो हम ऊपर से आएंगे, यहाँ पे है खाड़ भाई साहब सोहन, इसका स्थान है कौन सा नंबर का 7वां। फिर इसने कहा कि अगर नीचे से हम चलना स्टार्ट करते हैं भाई साहब, तो ये सोहन हो जा रहा है 26वें पे, मतलब 7 तो ऊपर से लोग हैं, नीचे से 26 लोग हैं। 26 7 हो गए 33। क्या 33 लोग हैं? आप कहोगे नहीं भाई साहब, मैंने क्या किया कि भाई साहब ऊपर से सोहन को काउंट किया तो 7वें नंबर पर, नीचे से काउंट किया सोहन को तो ये 26 नंबर पे। तो सोहन भाई साहब 2 बार तो है नहीं पंक्ति में, हमने उसको तो ऊपर से भी काउंट कर रखा है, नीचे से भी काउंट कर रखा है, मतलब एक तो एक्स्ट्रा जो है सोहन को हमने काउंट कर रखा है। तो हमारा जो है राइट उत्तर हो जाएगा 32, क्योंकि एक जो सोहन है उसको हम लोग 2 बार काउंट किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा देता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो इस प्रश्न के सही उत्तर के साथ जाओगे। सबसे पहले इसमें हमने देखा तो एक व्यक्ति की आय जो है उसमें से 75% खर्च हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आय, आय हो गया 100 और यहाँ पे खर्च हो गया उसका 75% उसने खर्च किया। 100 में से 75 खर्च कर दिया तो उसके पास बचा हुआ कितना होगा 25। अगर आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया आप कमाए हो, 75 आप बोल रहे हो कि हमने खर्च कर दिया, तो हमें सीधा सीधी पता चल जाएगा कि आपके पास बस अब 25 रुपया बचे हैं। इसने कहा इसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो देखिए आय 20% बढ़ेगी। पहले कमाते थे हम 100 रुपया, तो अब कमाएंगे 120, क्योंकि 20% बढ़ गई है। और इसकी खर्च भी 10% बढ़ी है, तो यहाँ से 10% बढ़ाओगे, 75 का 10% निकाल लो। 75 रुपया पहले खर्च करता था, 10% निकालोगे तो 7.5, तो ये बढ़ जाएगा, अब आपका हो जाएगा 82.5। इसने कहा है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसकी बचत। तो अब देख लो बचत कितना है, यहाँ से इसको माइनस करोगे तो बचत आपका निकल जाएगा, कितना बचत हो रहा है इसका। यहाँ से जब घटाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका 5 पॉइंट, ये हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा
9 9 हो रहा है ना, और उसके बाद से यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखिएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये गलत हम लोगों ने घटा रखा है क्या, 7 होगा ना। यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा तो ये हो गया 7, 7, 9 बचा था, यहाँ पे कितना, 11 में से हट जाएगा 3, कितना हो गया, 37, 37 पॉइंट इतना। अब देखो 25 से 37 बढ़ा है, कितना बढ़ेगा, 12.5 बढ़ा हुआ है। पहले हम लोग 25 बचाते थे, अभी 37.5, कितना हमारा बढ़ोतरी हुआ है, 12 रुपया बढ़ रहा है, 12 रुपया अधिक हम बचा रहे हैं। और कितने पे बचा रहे हैं, 25 पे, और गुणा 100, 25 चौका 100, 12 चौका 48, 50% की हमारी जो है बचत में बढ़ोतरी हुई है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ए बी सी मिलकर एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला जो है 12 दिनों में, बी अकेला जो है 10 दिनों में कर सकता है, तो सी इस काम को कितने दिनों में करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान पूर्वक देखोगे कि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं तंग करने वाला है। टाइम एंड वर्क का प्रश्न है, और इस चैप्टर से कभी कभी 2-2 प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, तो ध्यान पूर्वक समझेंगे। इसने कहा है कि ए बी सी मिलकर, तो हम तीनों लोग मिल जाते हैं, ए बी सी, हम तीनों लोग मिलकर जो है किसी भी काम को 4 दिनों में कर दे रहे हैं। कोई काम है उसको 4 दिनों में कर रहे हैं। वही काम भाई साहब ए करने गए तो इनको लगा 12 दिन, और वही काम भाई साहब बी करने गए तो इनका लगा 10 दिन। तो वही काम हमको सी से कराना है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 4, 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 60। तो जब हम 4 से इसमें 60 में भाग दे देंगे, टोटल वर्क मुझे पता चल गया 60 है, तो 15 चौका 60, मतलब 15 हो गया। बी का हिस्सा कितना हो रहा है, ए का हिस्सा 12, 25 60, और 10 छक्के 60। मतलब अगर हमें पता करना होगा कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 5, बी एक दिन में कितना काम करता है, 6, तो 6 और 5 जोड़ देंगे, टोटल काम हो जाएगा मेरा 11। टोटल काम ए और बी मिलकर 11 काम करते हैं, और टोटल काम है कितना, 15 काम है। ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, टोटल 15, उसमें से 11 काम ए और बी करते हैं, तो बचा हुआ काम कौन करता होगा, सी। सी का काम कितना है, 4 है, और टोटल काम कितना कराना है सी से, 60। 60 में 4 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पे आपको ध्यान पूर्वक समझना है। इसमें दिया गया है, और ये कह रहा है कि नीचे दिए गए जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें और प्रश्न को उत्तर दीजिए। हमसे यहाँ पे जानकारी दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। इसने कहा कि एक व्यंजक दिया गया, इसमें जो है जी का एच से क्या संबंध है, जी का जे से क्या संबंध है, हमसे पूछा गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इस तरीके के प्रश्नों में कंडीशन यहाँ पे जो दिया गया इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऊपर जो कंडीशन दिया गया उसी के आधार पे इसको बनाना होता है। प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे देख लो। प्लस का अर्थ यहाँ पे पहले लाइन में लिखा है कि ए जो है बी का पिता है, मतलब पहला वाला जो है दूसरे वाला का ये पिता हो गया, ठीक है। ये जे का पिता है आई, और स्टार का मतलब क्या होता है, भाई, तो ये पिता का भाई हो गया। और भागा का मतलब क्या है, भागा का मतलब है बहन, बहन मतलब ये हो गया। अब समझोगे आप, ये जे का पूछा है, जे से जी का संबंध, तो जे जे यहाँ पे पकड़ लो, इसका ये कौन है, पिता, पिता की ये कौन है, भाई, पिता के भाई चाचा, और ये चाचा की कौन है, बहन, चाचा की बहन, अर्थात आपकी पिता की बहन क्या लगती है, बुआ। बुआ जो है आपको बताना था, यहाँ पे जो है जगह नहीं होने के कारण मैंने ऑप्शन को नहीं रखा हुआ है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बुआ अगर बता रहे हैं तो बिल्कुल 100% आप सही उत्तर के साथ हो, और आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए ब्लड रिलेशन में यही चेंज हुआ है कि अब जो है इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, सांकेतिक के आधार पे नहीं। संख्या इतना में स्टार के न्यूनतम मान क्या होगा कि वह जो है 9 से विभाज्य। देखिए ये बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, आप कई तरीके से कर सकते हैं, पर आपको टाइम भी तो बचाना है। कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, पर टाइम आपको मैनेज करना बहुत बहुत जरूरी है। तो टाइम कैसे मैनेज होगा ये हम सीखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगेगा
तो बिल्कुल एक लाइक जरूर कर देना। और आगामी दिन में आपका पेपर है तो आप हमसे जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो लिखा हुआ है 6 7 3 5, और यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि क्या भरना है, स्टार और एक। हमसे पूछा जा रहा है कि इसको 9 से भाग देना है और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप इसकी लॉजिकली कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि हम सबसे पहले आप छोटे अंकों को 3 रख सकते हो, फिर नहीं आएगा तो 4, फिर 5, इस तरीके से करोगे, टाइम लगेगा। इसका विभाज्यता का नियम 9 के विभाज्यता का नियम कहता है इनके अंकों में 9 से भाग लग जाना चाहिए। तो 6 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और एक जोड़ोगे 22, टोटल योग हो गया इसका 22। और 22 के बाद से यहाँ पे वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो इसमें क्या जोड़ें ताकि 9 से भाग लग जाए। तो देखिए 9 से भाग देने के लिए यहाँ पे 27 में भाग लगेगा, 22 के बाद से 9 का 9, 9 दूनी 18, 29, 27, तो 22 में 5 जोड़ोगे 27 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो वैल्यू रखना पड़ेगा आपको 5 रखना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे पता था विभाज्यता का नियम तो आप सिंपली देखते ही इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ चले जाते, ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, मेरे से पहले आप कोशिश करो कि इन प्रश्नों के राइट उत्तर बताएं। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है, यदि दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। समझिएगा यहाँ पे एक भाई साहब व्यक्ति ए है, दूसरा वाला व्यक्ति बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा है कि भाई साहब ए का कार्य क्षमता जो है बी से दुगुना है। मतलब मैंने यहाँ पे अपने मन से सोच लिया कि ए जो है एक काम करता है, आप कुछ भी मांग सकते हो, 5 10 20 100, मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपने से आसानी होता है, एक मान लो कि बी जो है एक काम करेगा तो इसको दो गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे एक में, तो 2 काम करेगा ए। देख लो एक से डबल है कि नहीं, 2 बिल्कुल डबल है, 2 गुना काम कर रहा है। कह रहा है इसने कि ये दोनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं। तो अगर हम देखेंगे ए और बी मिलकर कितने काम करेंगे एक दिन में, तो ए करता है 2 और बी करता है 1, तो 2 और 1 मिलकर ये दोनों मिलाकर, ए और बी मिलाकर एक दिन में 3 काम करेंगे। ये दोनों मिलकर कितने दिन काम किए हैं, 12 दिन, तो गुणा 12 करेंगे तो 12 तिया 36, यानी कि इन दोनों का टोटल वर्क जो है हमें पता चल गया 36 है। इसने कहा कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिए 36 काम है, बी एक दिन में एक काम करता है, तो एक से जब हम इसमें भाग देंगे तो इसको 36 दिन का समय लग जाएगा। बिल्कुल ही आप सरल तरीके से समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। मुझे लगता है बहुत बेहतरीन था। आप ऐसे प्रश्न को यही तरीका से करोगे तो बहुत बहुत आसान हो जाएगा। देखिए नया पैटर्न पे जो है नाव और जल से रिलेटेड जो प्रश्न है आपको बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखना है कि शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। इसमें दिया क्या है, शांत जल में नाव जो है 15 किलोमीटर पर घंटा है। शांत जल में नाव मतलब बोट का जो है यहाँ पे स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर। इसने कहा है धारा की चाल मतलब वाटर की चाल कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत जा रहे हैं, मतलब जिधर से धारा बह रहा है उसी के विपरीत हम जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। 60 किलोमीटर दूरी जाने में जो है कितना समय लगेगा। तो देखिए हम अगर मान के चलिए इधर से हम जा रहे हैं, ठीक है, और पानी इधर से धारा हमें मारेगा, मतलब हम जा रहे हैं 15 के स्पीड से और पानी इधर से हम लोग को ठेल रहा है 3 के स्पीड से, तो 15 में से 3 घटना पड़ेगा, क्योंकि पानी हमें जब हम स्पीड लगाएंगे 15 किलोमीटर जाएंगे तो 3 किलोमीटर पानी हमें पीछे ठेल देगा। तो हमारा जो ओवरऑल जो दूरी होगा हम 12 किलोमीटर ही चल पाएंगे, ठीक है, 1 घंटे में। हमें टोटल दूरी चलना है कितना, 60।
तो 60 में 1 घंटे में 12 चल रहे हैं तो 12 से भाग दे देंगे, 5 घंटा का समय लगेगा। ओवरऑल हमारा जो यहाँ पे समय लगेगा 12 घंटा, 12 के स्पीड से 5 घंटा लग जाएगा हमें 60 किलोमीटर जाने में। आसान था, बहुत आसान था। ये नाव वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं अगर आप थोड़े से भी ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को समझ जाते हो। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11। ये तो सबसे इजी है, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न में कुछ ज्यादा करने की है, कुछ भी इसमें ज्यादा करने का नहीं है। और ये सबसे इजी प्रश्न मुझे लग रहा है क्लास का है, और इसके पहले नाव और धारा से रिलेटेड मैंने आपको विस्तार से पढ़ा रखा है अभी इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न, तो आप आसानी से यहाँ पे कर लोगे। इसने कहा है कि नाव प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब अभी बताया कि हम लोग बोट को जो चला रहे हैं उसको जो है धारा पीछे की तरफ खींच रहा है, मतलब हम जिधर जा रहे हैं उसके विपरीत से हमें पानी का धारा भेजा जा रहा है, ठीक है। तो B माइनस डब्ल्यू होता है प्रतिकूल का मतलब, बोट माइनस वाटर। ये जो है यहाँ पे 24 किलोमीटर का दूरी, तो देखिए यहाँ पे स्पीड बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। चाल कितना है, समय कितना है, समय दिया है, तो दूरी बट्टा समय यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6 चौका 24, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को ही चुना था तो आप बिल्कुल सही और सटीक उत्तर के साथ थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? हमसे टोटल ओवरऑल संख्याओं का औसत पूछा गया है। बहुत सिंपल होते हैं औसत वाले प्रश्न, अगर आप ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को समझ लेते हो तो, नहीं तो यही प्रश्न आपके लिए काफी कठिन हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। जैसे मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया तो मेरे पास ओवरऑल 30 संख्याएं हैं और इनका औसत है 40, तो 30 गुणे 40 कर लेंगे तो ओवरऑल हमें टोटल जो ये योग है ये मिल गया 1200। इन 30 संख्याओं का योग जो है 1200 है। कह रहा है कि अन्य 40 संख्याओं का औसत, मतलब अलग हमारे पास है और 40 संख्या है, इनका औसत 30 है। भाई साहब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनका योग किए तो हमारा मिल गया यहाँ पे 1200, यहाँ पे भी 1200 ही होगा, 4 3 12, 1200 हो गया। ओवरऑल हम टोटल योग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2400, टोटल योग जो है 2400 हो गया। इसने कहा कि सभी संख्याओं का क्या औसत है, सभी संख्याओं का औसत निकालना है, ये हो जाएगा 2400 और बटा 2400 बटा यहाँ पे कितनी संख्या है, पहले 30 संख्या फिर 40 संख्या, कितना हो गया 70 संख्याएं हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 7 3 21, ठीक है, कितना बचा 7 3 21 3, 30 हो गया, 7 चौका 28, 34 हो गया। पॉइंट में 34 पॉइंट आ रहा है, मतलब ओवरऑल एक ही ऑप्शन है जिसमें 34 पॉइंट लिखा गया है, तो आपको इसके आगे जो है बनाने की भी आवश्यकता नहीं है और आप आसानी से इस प्रश्न के राइट उत्तर सी को ही चुनोगे। मुझे लगता है कि ओवरऑल सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट उत्तर सी ही बताया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न में आप लोगों से कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं आप बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। देखिए इसके जो फॉर्मूले होते हैं ये होता है T1 बटा T2, और आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, और ये होता है SI बटा SI2। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास टाइम कितना है, पहले 5 वर्ष, और दूसरे बार टाइम हमें पता नहीं है। पहले बार हम लोगों का ब्याज कितना लगा है 2 गुना, तिगुना, तिगुना में से हमारा जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा 3 गुना, का मतलब हुआ कि 1 रुपया हमारा खुद का था और ब्याज हमारे ऊपर हो गया 3 गुना। मतलब अगर आपने हमको 1 रुपया दिया तो हम 5 साल के बाद आपको 3 रुपया देंगे, तो आपको 3 रुपया तो फायदा नहीं हुआ, आपको तो 1 रुपया आपने खुद हमको दिया था और 2 रुपया हमारा ब्याज के तौर पे था, तो ब्याज यहाँ पे लिखते हैं, ब्याज बट्टा यहाँ पे ब्याज कितना है 5 गुना हो रहा है, तो ब्याज यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा 4।
अब यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल आप देखो 2 के पहाड़ में कट जाएगा 2, ये तिरछा तिरछी कटेगा तो T2 बराबर हो जाएगा, इधर से गुणा करोगे 5 दूना का 10, यानी कि समय जो है 10 वर्ष लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा आपको ये लॉजिक याद रखना था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक निश्चित राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज जो है 900 है, तो उस वह जो है राशि क्या है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वह राशि क्या है। अब देखिएगा, आप बिल्कुल सरल मेथड से कर सकते हैं, जो आपको पता है आपने छोटे क्लासों में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग भी इस प्रश्न को आप कर सकते हो। चलिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया, तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, अगर हम जाएंगे साधारण ब्याज के फॉर्मूले आपको पता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। साधारण ब्याज बराबर, मेरे पास ब्याज है 900 रुपया, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, दर कितना है 6% गुणे समय कितना है 3, बट्टा में हो जाएगा 100, यही तो है। अब आप यहाँ से देख लो किस तरीके से कटेगा, ये देख लो आपके क्या होने वाला है, 3 वर्षों का ब्याज 900 है, तो वह राशि क्या है 6% वार्षिक ब्याज की दर से। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो हम काटेंगे 3 के पहाड़ में 2 के पहाड़ में कटेगा ना, तो 2 तिहाई 6, 2 के पहाड़ में ये हो गया 50, ये 3 तरीका 9, 3 से 3 कट जाएगा, 9 के पहाड़े में 100 हो गया, 50 से 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पैसा जो है 5000। यहाँ पे पी का वैल्यू कितना हो गया 5000। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। अगर आप लोगों ने बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि 6 मित्र जो है यहाँ पे एक वृत्त की ओर मुंह करके केंद्र की ओर बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक वृत्त बना लो और केंद्र की ओर मुंह करके कितने लोगों को बैठाना है 6 लोगों को, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों के यहाँ पे कह रहा है कि सी डी के बाईं ओर बैठा है, सी जो है सी डी के बाया बैठा है, डी अगर हम बैठा देते हैं यहाँ पे तो डी के बाया तरफ सी बैठा है, बाया ये हो गया। इसने कहा है ए, इसमें तो नहीं है, ई एफ और डी के बीच में बैठा है, कौन बैठा है ई जो है एफ और डी के बीच में बैठा है, तो डी के बाद ई यहाँ पे बैठाना पड़ेगा और एफ यहाँ पे, तभी तो जाके डी जो है ई और एफ के बीच में बैठा है। ई जो है देख लो, ई जो है एफ और डी के बीच में बैठा है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि एफ ए और ई के बीच में बैठा है, एफ कहाँ पे बैठा है, एफ ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में, तो ए यहाँ पे बैठा दो, ए और ई के बीच में देख लो एफ बैठा हुआ है यहाँ पे। अब बचा हुआ एक कौन है भाई साहब, सी भी बैठ गया, डी भी बैठ गया, ई भी, अब बी नहीं बैठा है तो बी यहाँ पे बैठेगा। कह रहा है एफ के ठीक सामने कौन बैठा है, एफ के सामने कौन बैठा है, ये सामने हो गया, ये सामने हो गया और ये सामने हो गया, ये सामने सामने हो गए, तो देख लो एफ के सामने पूछा है ना, एफ के सामने कौन है, सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि 7 लोग एक पंक्ति में यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, 7 लोग हैं पंक्ति में, 7 लोगों को यहाँ पे बैठाना है हमें, ठीक है। इसने कहा है ए बी के ठीक बायां ओर है लेकिन सी के दाईं ओर है। ए का बात हो रहा है कि ए जो बैठा है यहाँ पे, मान लेते हैं ए जो है ना ये बी के बाईं ओर है, बी के बायां बैठा है, तो बी का बायां अगर हम बी यहाँ पे रखेंगे तो इसके बाईं ओर कौन हो जाएगा, ए, ठीक है। लेकिन सी के दाईं ओर है, सी के दाहिने तरफ, अर्थात सी हम यहाँ पे रखेंगे तो देख लो सी के दाहिने तरफ हो गया ए। अब कह रहा है कि डी जो है बी के दाईं ओर है, डी कहाँ पे है, बी के दाहिना तरफ, तो बी के दाईं ओर ये हुआ, इधर हो जाएगा डी। इसके आगे कह रहा है ई डी के दाईं ओर है, ई कहाँ पे है, डी के दाहिने तरफ ई है, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। अब कह रहा है लेकिन एफ के ठीक बाईं ओर है, एफ के ठीक बाईं ओर है कौन, ई एफ के बायां है, तो एफ के बायां हमें लिखना है, तो एफ अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो एफ के बायां कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब इसने कहा यदि जी अंतिम बाएं छोर पे हो, अंतिम बायां छोर, तो बायां बायां इसको बोल, ये बायां छोर है
और इधर बोलते हैं दायां छोर। ठीक है, तो बाहिने छोर पे कौन है, जी है। तो कह रहा है कि तो बीच में कौन बैठा है, तो इधर देखो 3 लोग इधर हो गए, 3 लोग इधर हो गए, तो बीच वाला जो हिस्सा है इसमें बैठा है बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा था तो ये बिल्कुल सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहे हैं यहाँ पे कि एक आयत का परिमाप 60 सेमी, यदि इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई 20 सेमी है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्षेत्रमिति के प्रश्न है और बिल्कुल मुझे लगता है कि सबसे इजी प्रश्न हो रहा है इस समय क्षेत्रमिति के। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो, नहीं पता है तो आपके लिए ये प्रश्न कठिन हो जाएंगे। जैसे आयत का परिमाप निकालना है, आयत का परिमाप दिया हुआ है तो सबसे पहले हम आयत का फॉर्मूला निकालेंगे। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। ये कह रहा है कितना आयत का परिमाप है 60, हमने कहा 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे 2 इंटू एल का वैल्यू कितना दिया है 20, प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है नहीं पता है, बराबर यहाँ पे दिया है 60। ये 2 के पहाड़े में काट देंगे तो 20 प्लस बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 60, 2 के पहाड़े में कटा हुआ है तो इधर 30। तो b का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 20 है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 30 में से 20 जाएगा 10 सेमी जो है इसकी चौड़ाई है। ऑप्शन नंबर बी जो है ए वाला जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मुझे लगता है आप बिल्कुल इस प्रश्न के सही उत्तर के साथ हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। यदि इनका जो है परिमाप 480 मीटर है तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के सामने और ये आज का जो है अंतिम प्रश्न है। ये होमवर्क के तौर पे सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। जितने भी मेरे दोस्त जो इस क्लास को देख रहे थे अब तक, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका एग्जाम कभी भी हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो या 14 हो, किसी भी दिन हो, तो आपके लिए हम सुबह शाम स्पेशल क्लास ला रहे हैं। जिस तरीके से नए नए पैटर्न से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नए नए टॉपिकों से, उन्हीं टॉपिकों के प्रश्न हम करा रहे हैं और बिल्कुल प्रश्न आपको यहीं से आने वाले हैं। तो आप रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।